8वीं मिस बचपन से ही जानती थी कि अपना होने वाला पति बचपन से ही पालना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े रईस घरानों के लड़कों में उन्हें कोई भी पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने पूरे शहर के अनाथालय छान मारे और 7 साल के मुझे अपने घर ले आई। उन्होंने मुझे पूरे 10 साल तक पाला। अब बड़ी मुश्किल से मैं बालिग होने वाला था। तभी मैंने कहा, मुझे मेरे असली माता पिता मिल गए हैं, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें सच में जाना ही होगा, हमेशा के लिए मेरी ही दुनिया में नहीं रह सकते? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे वापस जाना ही होगा। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फऊ योयान ने गुस्से में मेज पर रखा लैपटॉप जमीन पर दे मारा। आमिंग, लगता है मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार दिया, तभी तुम इतने एहसान फरामोश बन गए। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर जोरदार मुक्का मार दिया हो। मैंने हैरानी से पूछा, मैंने आखिर किया क्या है दीदी? फऊ योयान मुझे देखती रही। उनके दिल में असहनीय दर्द उठ रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम अपने असली माता पिता के पास ही जाना चाहते हो तो फिर कभी वापस मत आना। एक बार चले गए तो मेरे लिए हमेशा के लिए चले जाना। ये सुनते ही मैं अचानक हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में जरा भी खुशी नहीं थी। फू योयान ने मेरी तरफ दोबारा नहीं देखा। वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही मैंने गुस्से में मेज और कुर्सियां जमीन पर पटक दी। मैं सिर्फ अपने असली माँ बाप को ढूंढना चाहता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कैसे एहसान फरामोश हो गया? उन्होंने तो कह दिया कि अब उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं। दरवाजे के बाहर फू योयान का हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही ठहरा रहा, लेकिन उन्होंने दरवाजा कभी नहीं खोला। उन्होंने मन ही मन कहा, आमिंग, मैं बस तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती। जिस बच्चे को मैंने 10 साल तक अपनी हथेलियों पर रख कर पाला, जिसकी दुनिया में सिर्फ मैं ही उसका अपना थी, मैं ये कैसे सह लूं कि अब वो किसी और पर भरोसा करेगा, चाहे वो उसके असली माता पिता ही क्यों ना हो। हाँ, मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ कि तुम एक को चुनो। मुझे यकीन था 10 साल का रिश्ता उस खून के रिश्ते से कभी नहीं हार सकता जिसे तुमने आज तक देखा भी नहीं। लेकिन फू योयान ने अपना प्यार जताने का सबसे गलत तरीका चुना और उसी ने मेरे अंदर की जिद जगा दी। वो घंटों तक मेरे कमरे के बाहर खड़ी रही। जब रात हो गई तब जाकर वो नीचे उतरी, अपनी कार निकाली और हवेली से चली गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जाने के कुछ ही देर बाद मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया और चुपचाप घर से निकल गया। नीचे मौजूद नौकरों ने मुझे देखा। उन्हें लगा मैं बस थोड़ा घूमने जा रहा हूँ, इसलिए किसी ने भी मुझे नहीं रोका। मैंने ड्राइवर से कहा, मुझे एयरपोर्ट के पास वाले दाशिंग मॉल छोड़ दो। मॉल पहुंचने के बाद मैं पिछले गेट से बाहर निकला, एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। उधर ड्राइवर कई घंटों तक मॉल की पार्किंग में मेरा इंतजार करता रहा, लेकिन रात होने तक भी मैं वापस नहीं आया। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत फू योयान को फोन किया, लेकिन वो इतनी ज्यादा शराब पी चुकी थी कि उनका फोन ही नहीं उठा। अगली सुबह जब फू योयान की आंख खुली तब सुबह के 10 बज चुके थे। उन्हें अचानक पिछली रात की बात याद आई। कभी वापस मत आना, आमिंग। वो घबरा कर उठी, जल्दी जल्दी अपना फोन ढूंढा और उसी पल उन्हें एहसास हुआ आमिंग सचमुच चला गया। वो पागलों की तरह कार लेकर हवेली की तरफ दौड़ी। रास्ते में उन्होंने न जाने कितनी लाल बत्तियां पार कर दी। कई बार उनकी कार दुर्घटना होते होते बची। हवेली पहुंचते ही वो सीधे मेरे कमरे की ओर भागी, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनका शरीर लड़खड़ा गया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी बटलर ने उन्हें संभाल लिया। उन्होंने धीरे से उसका सहारा हटाया और टूटी हुई आवाज में कहा, इस कमरे को बिल्कुल पहले जैसा कर दो। इतना कहकर वो चुपचाप नीचे उतर गया।